दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक मैन ईटर्स एंड जंगल किलर्स। और उसमें हमारी स्टोरी चल रही है द संगम पैंथर। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में है, आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब केनेथ एंडरसन उस मैन ईटर लेपर्ड की खोज में जा रहे थे। अपने साथ उस फॉरेस्ट बंगलो के केयर टेकर का कुत्ता लेके गए थे। एक चट्टान के पास कुत्ता उन्होंने बांध दिया था। कुत्ते से काफी दूर चले जाने के बाद कुत्ते की नजरें बचा के घूम के आए थे और उस चट्टान के ऊपर बैठ गए थे। यानी कि कुत्ते को नहीं मालूम था कि जो इंसान मुझे जंगल में घुमाने के लिए लेके आया है वो मेरे पास ही है। कुत्ता सोच रहा था कि वो अकेला है। कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था और यही एंडरसन की चाल थी कि कुत्ता भौंकेगा और लेपर्ड अट्रैक्ट होके उसकी तरफ आएगा। लेकिन लेपर्ड तो नहीं आया था, एक हाइना आ गया। वो हाइना कुत्ते की तरफ से साइड से उतरा और फिर आगे निकल गया। यानी कि कुत्ते से भिड़ना नहीं चाहता था। एंडरसन ने बताया उनके साथ एक बार एक और घटना हुई थी जब वो एक दूसरे लेपर्ड को मार रहे थे। लेपर्ड अपने शिकार पर आ गया था, लेकिन एंडरसन ये मेक श्योर करना चाहते थे कि ये कहीं फीमेल लेपर्ड ना हो, क्योंकि उस इलाके में एक फीमेल लेपर्ड भी घूमती थी और उसके बच्चे भी थे, और जो इनका शिकार था वो मेल था। तभी वहां पर एक हाइना आ गया। अब उस हाइना ने लेपर्ड को डराने की कोशिश की, जबरदस्त आवाज निकाल के। लेपर्ड ने निगाह उठाई और निगाह भर के देखा उस जानवर को जो कि उसे चैलेंज कर रहा था, उसके ही शिकार पर। साथ में लेपर्ड ने अपनी गुर्राहट भी निकाली। अब वो हाइना 5 फीट की दूरी तक पहुंच गया था। यानी कि अगर लेपर्ड अपना एक पंजा घुमा देता तो लेपर्ड को लग जाता। और उस वक्त हाइना जो आवाजें निकाल रहा था वो कुछ कुछ ऐसी निकाल रहा था जैसी आवाजें नर्क में आती होंगी। अब इस आवाज में लेपर्ड ने अपनी जोरदार गुर्राहट जोड़ दी। बीच बीच में अपने पंजे भी चला रहा था, जैसे कि हाइना को बता रहा हो ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना तो वो उठता नहीं, उड़ जाता है। अब जैसे ही लेपर्ड अपना पंजा मारता था, हाइना जल्दी से पीछे हट जाता था, फिर थोड़ी सी पोजीशन चेंज करके फिर आगे झटके से आता था, और लगातार हाइना लेपर्ड के पीछे जाने की कोशिश कर रहा था। लेपर्ड को उठ के अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ रही थी। यह सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा, गोल गोल घूमते रहे। बाद में लेपर्ड अपनी जगह से खड़ा हुआ, थोड़ी दूर चला गया शिकार से, पीछे मुड़ के देखने लगा। हाइना उसी की तरफ देख रहा था, और उसके बाद लेपर्ड झाड़ियों में गायब हो गया। हाइना अभी भी देख रहा था कि कहीं लेपर्ड वापस तो नहीं आ रहा है। उसके बाद वो हाइना उस शिकार को खाने के लिए बैठ गया था। अब लेपर्ड डर के गया था कि परेशान होके गया था, कह नहीं सकते, लेकिन यह शिकार अब हाइना का था। इसको पाने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। लेकिन जिस हाइना की बात हम पहले कर रहे थे, जिसको कि मैं चट्टान पर बैठ के देख रहा था, और जो उस कुत्ते से डर के नीचे झाड़ियों से उतर के साइड से आगे बढ़ गया था, वो पक्का उस कुत्ते से डर रहा था। और वो इतना डर रहा था कि जब देखो तब रास्ता छोड़ के नीचे झाड़ियों में उतर जाता था, फिर आता था, फिर आगे बढ़ता था, कुछ कुछ कॉमेडी वाली आवाजें निकाल रहा था और फिर उतर जाता था। यानी कि वो अंदर से उस कुत्ते से बहुत ज्यादा डर गया था। इन दो घटनाओं से मैंने जो सबक सीखा वो सबक ये था कि हाइना सामने वाले को अपनी आवाजों से, अपनी हरकतों से डराने की कोशिश करते हैं। एक हाइना ने लेपर्ड को परेशान करके शिकार से भगा दिया था। ये हाइना तरह तरह की कॉमेडी वाली आवाजें निकाल के कुत्ते को डराना चाहता था, या फिर ये चाहता था कि ये कुत्ता झाड़ियों में चला जाए जहां पर हाइना उसे अपना शिकार बना सके। लेकिन ये कुत्ता बंधा हुआ था, ये चाह कर भी झाड़ियों में नहीं जा सकता था, और ये बात वो हाइना समझ नहीं पाया था। लेकिन अब एंडरसन को एक बात समझ में आ चुकी थी कि जब तक ये हाइना यहाँ रहेगा, लेपर्ड यहाँ पर आएगा नहीं। तो एक छोटी सी चट्टान या पत्थर उठा के इन्होंने हाइना की तरफ फेंका। निशाना उसे लगा तो नहीं,
लेकिन बगल में सड़क पर गिरा और जोर से थड़ की आवाज आई। वो हाइना जरा सा उछल के साइड हुआ और चुपचाप झाड़ियों में चला गया। वो समझ गया अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं, यहाँ पर तो पत्थरबाजी हो रही। कुत्ता जो अभी तक डरा हुआ था, उसने निगाह उठा के देखा और बोला, अच्छा तो ये यहाँ बैठा है। उसके बाद उसने डर कर भौंकना बंद कर दिया, पूंछ हिलाने लगा। अभी 20-25 मिनट ही बीते थे कि वो हाइना फिर से पिटर पिटर करते हुए आ गया। फिर कुत्ते की तरफ आने की कोशिश कर रहा था। फिर एंडरसन ने एक पत्थर उठाया, निशाना लिया और दे मारा हाइना की तरफ। हाइना फिर गायब हो गया। 10-15 मिनट के बाद फिर हाइना आ गया, फिर पत्थर मारा, फिर चला गया। जब पांचवा पत्थर मारा, पांचवी बार, तो हाइना ने अपनी फाइनल आवाज निकाली, जैसे कहना चाहता हो, अब ये जंगल जानवरों के रहने के लायक नहीं रहा, यहां तो पत्थर चलने लगे। और फिर हाइना गायब हो गया। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि कुछ इंसानों की आवाजें केनेथ एंडरसन को आने लगी। फिर इन्हें टिमटिमाती हुई लालटेन भी दिखने लगी। थोड़ी देर में देखा कि कुछ लोग इस तरफ आ रहे हैं। कुत्ते ने उनकी आवाजें सुन ली थी और रोना धोना और भौंकना बंद कर दिया था। अब जब वो लोग नजदीक आए तो एंडरसन ने गिना, वो टोटल 11 लोग थे। उनमें से 2 लोगों के पास लालटेन थी, बाकी के पास दराती, कुल्हाड़ी और लाठियां थी। एक इंसान के पास भरमार बंदूक भी थी। वो लोग मुझे ढूंढने के लिए आए थे। मैंने उनकी आवाज का जवाब दिया और पत्थर से नीचे उतर आया। उन लोगों ने बताया कि लेपर्ड अभी उनके गांव में आ गया है और उसी गांव में जहां पहले भी उसने कुत्तों के बीच से इंसान पर हमला किया था। उस झोपड़ी में 5 लोग थे। उनमें एक 25 वर्ष की महिला भी थी और वो लेपर्ड उस महिला को उठा के ले गया। वो महिला बहुत जोर से चिल्लाई जब उसे मालूम चला कि उसे लेपर्ड ने पकड़ लिया है। और उस रूम में उसके पिताजी, उसकी माताजी और उसके भाई थे। पैंथर उसी ओपनिंग से उस महिला को खींच के ले जाना चाहता था जिससे वो अंदर आया था, और वो महिला बहुत जोर से प्रतिरोध कर रही थी। पैंथर ने उसे नीचे रख दिया और बुरी तरह से काट लिया। उस लड़की के भाई ने माचिस जलाई ये देखने के लिए कि ये हो क्या रहा है। उस लड़की का पिता बहुत बहादुर था। उसके हाथ में एक मिसाइल आई और उसने वो मिसाइल उठा के पैंथर की तरफ फेंक दी। वो मिसाइल थी एक लोहे का बर्तन, और बर्तन सीधा पैंथर के ऊपर लगा। अब मैन ईटर, चाहे वो टाइगर हो चाहे वो पैंथर हो, बहुत ज्यादा कायर होते हैं और अगर उन्हें डरा दिया जाए तो बहुत जल्दी डर के भागते हैं। ये पैंथर भी कोई अपवाद नहीं था। उस हट में एक खिड़की बनी थी, उससे कूद के ये पैंथर भागा। अब उस महिला की चीखें और बाकी लोगों का शोर शराबा, इसने पूरे गांव को उठा दिया। लोग लाठी, डंडे और लालटेन लेके बाहर निकल आए। अब ये लोग सीधे पहुंचे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस केनेथ एंडरसन से मिलने, और वहां पर वॉचमैन ने बताया कि मैं किस तरफ गया हूं। ये लोग उसी तरफ आ गए। अब मैंने उन लोगों से कहा, कुत्ते की रस्सी खोल दो और इसे अपने साथ ले चलो, और हम लोग वापस चल पड़े फॉरेस्ट बंगलो की तरफ। यहां आके अपनी स्टड बेकर कार से मैंने फर्स्ट एड किट निकाली। अब जब गांव पहुंचे तो उस लड़की की हालत बहुत खराब थी। उसके कंधे पर भी चोट के निशान थे और उसके पेट पर भी पैंथर की ग्रिप के निशान थे, क्योंकि दूसरी बार जब पैंथर ने उस लड़की को पकड़ा था तो वो पकड़ा था पेट से। उसका एक ब्रेस्ट चिथड़े चिथड़े कर दिया था पैंथर ने अपने नाखूनों से। उसके कपड़े भी पैंथर ने पूरी तरह से फाड़ दिए थे। वो खून के तालाब में लेटी थी और लगभग बेहोश थी। अब जो मैं फर्स्ट एड किट लाया था वो इस भयानक सिचुएशन का मुकाबला तो नहीं कर सकती थी, लेकिन हमने कोशिश जारी रखी। सभी घावों को अच्छी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट से साफ किया। उसके घावों को दूसरी साड़ी से टाइट करके बांधा। उसके भाई बंधुओं ने एक चारपाई पर लिटाकर उसे कैरी किया स्टड बेकर कार तक। उस लड़की को मैंने डिक्की में लिटाया। उसके परिवार के 3 पुरुषों को
साथ में लिया और मैं ड्राइव करने लगा कंकनहल्ली की तरफ, क्योंकि यहीं पर था नियरेस्ट हॉस्पिटल। सुबह के 3:30 बजे हम हॉस्पिटल पहुंच गए। सोते हुए डॉक्टर को मैंने उठाया और उसे सौंप दी वो घायल महिला। उसकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि उसका खून बहुत बह चुका था। सुबह के 4:30 बजे मैं फॉरेस्ट बंगलो के बाथरूम में था। अपने खून से सने हुए कपड़े हटा रहा था और ठंडे पानी से नहाने के बाद मुझे थोड़ा तरोताजा फील हुआ। सुबह के 4:30 बजे मैं कंकनहल्ली के ही फॉरेस्ट बंगलो में गया। अपने खून से सने हुए कपड़ों को हटाया, ठंडे पानी से नहाया, थोड़ा तरोताजा फील हुआ। लेकिन मुझे ध्यान आया कि मैं अपने कपड़े तो लेके आया ही नहीं हूं। वो तो संगम के फॉरेस्ट बंगलो में रखे हैं। तो इस फॉरेस्ट बंगलो का जो वेटर था उससे मैंने धोती कुर्ता उधार लिया। अब सुबह का उजाला होने वाला था। मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा, सोते हुए पोस्ट मास्टर को जगाया, एक्स्ट्रा पैसे दिए लेट आवर्स के लिए और एक टेलीग्राम किया अपने ऑफिस में बैंगलोर में कि मुझे 4 दिन की छुट्टी और चाहिए, इमरजेंसी पोजीशन है। अब उसके बाद ये कंकनहल्ली बंगलो आए। वहां पर उस महिला का छोटा भाई बैठा था, रो रहा था और उसने बताया कि वो महिला चल बसी। तभी उस लड़की का पिता आया, बोला मेरी बेटी की बॉडी को अपनी कार में संगम तक ले चलिए, वहां पर उसका अंतिम संस्कार होगा। ये ऐसी रिक्वेस्ट थी जिसे एंडरसन मना नहीं कर पाए। जब ये चलने को हुए तो बंगलो का जो वेटर था उसने कहा उसे अपना धोती कुर्ता वापस चाहिए। तो केनेथ एंडरसन को ना चाहते हुए भी अपने खून से सने हुए कपड़े दोबारा पहनने पड़े। अब ये हॉस्पिटल से वापस चले, लड़की की बॉडी को पिछली सीट पर रख दिया था। 2 घंटे की देरी हुई क्योंकि पहले ये पुलिस स्टेशन गए, सारा घटनाक्रम बताया और उसके बाद लड़की की बॉडी को लेके पहुंचे संगम। उसके बाद एंडरसन ने नदी में ही एक शांत जगह, ऐसी जगह जहां पानी शांत था, वहां पर स्नान किया। वहां पर मगरमच्छ नहीं थे। उसके बाद ठंडा लंच खाया और 2 कप चाय पी। उसके बाद वरांडे में कुर्सी पर आराम करते हुए अपने पाइप को सुलगा के उससे कश लगाते हुए और पाइप से धुआं निकल रहा था, छल्ले बनाता हुआ छत की तरफ जा रहा था, उसे देखते हुए केनेथ एंडरसन सोच रहे थे करना क्या चाहिए। और यही सब था जो उनके दिमाग को एक्टिव रखे हुए था, क्योंकि पिछली रात का जो घटनाक्रम हुआ था उससे एंडरसन बहुत ज्यादा थके थे, वरना अब तक तो सो चुके होते। अब एंडरसन सोच रहे थे कि मेरे 4 दिन की जो और छुट्टी है और एक आधा दिन है उसका मैं कैसे इस्तेमाल करूं, किन गांव वालों को इन घटनाओं की और इस तरह की पता नहीं कितनी घटनाओं से छुटकारा दिलाना होगा। अब जो इन्होंने अंदाजा लगाया था इस लेपर्ड के बारे में वो ये था कि ये जानवरों की भेंट को मारेगा नहीं, इसके पास छिपने के लिए बहुत सारी जगह है और ये इतना केपेबल है कि लोगों को उनकी झोपड़ियों से गड्ढे खोद के नीचे से खींच के निकाल सकता है। और ये सोचते सोचते जैसे ही एंडरसन ने आंखें बंद की वो सो गए। दोपहर के 3 बजे एंडरसन की आंख खुली और उसके बाद इनके सामने जो लाइन ऑफ एक्शन था वो कुछ इस प्रकार से था। अब जो संगम का गांव था, छोटा सा गांव, उसमें जो हट्स बनी थी वो सारी की सारी एक ही तरीके से बनी थी, एक ही लाइन में बनी थी। यहां से बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी। दक्षिण दिशा की तरफ नदी के पास में एक पट्टी बनी थी, काऊ शेड बना था जिसमें गांव वाले अपने पालतू जानवर एक साथ ही रखते थे। उस बाड़े में बांस और लंटाना मिला के दीवारें बनाई गई थी। अब एंडरसन ने सोचा क्यों ना उन पशुओं के बीच में मैं सो जाऊं, एक तो सुरक्षा भी रहेगी, अचानक से लेपर्ड कहीं से हमला कर नहीं पाएगा क्योंकि जानवर आवाजें कर करके वार्निंग दे देंगे। क्योंकि वहां पर एक कुत्ता भी है, वो भी भौंकेगा, उसको आहट लग जाएगी और मुझे पैंथर के आने का पता चल जाएगा। क्या पता लेपर्ड गांव की तरफ आ जाए। और जो मैंने लाइव बेट बांधी हुई है उन्हें मैं बांध के रखूंगा, क्या पता तुक्का लग जाए।
तो रात के हिसाब से तैयार होके इन्होंने पहनी हुई थी अपनी बालाक्लावा कैप, क्योंकि ओस गिरने वाली थी। अपने साथ ये थर्मस लेके गए थे जिसमें की थी चाय, बिस्किट भी थे साथ में, और इनका पाइप भी था, क्योंकि इन्हें मालूम था इस कंडीशन में पाइप पीने से कोई नुकसान नहीं होगा। अब पैंथर की वजह से सारे गांव वाले अपनी अपनी झोपड़ियों के अंदर थे। उन्होंने नए कांटे काट के लगाए थे और 6 बजे के पहले सारे लोग अंदर चले जाते थे। अब एंडरसन ने अपनी पोजीशन ले ली। जानवरों के बीच में करीब 100 जानवर थे जिनके बीच में बैठे थे एंडरसन। 50-50 गज की दूरी हर तरफ थी देखने के लिए। पहले तो जानवर डरे हुए थे, उन्हें एंडरसन की गंध आ रही थी। उन्होंने एंडरसन को बीच में अकेला छोड़ दिया था। सारे जानवर उस शेड के किनारे किनारे जमा हो गए थे। एंडरसन ने उनसे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वो दोस्ती भारी पड़ गई। उनमें से एक ने अपनी दुलत्ती मारी और एंडरसन का फ्लास्क टूटते टूटते बच गया। कुछ सांडों ने और बैलों ने अपने सींग झुका के बताया, इधर मत आ जाना गुरु, नहीं तो हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले, और बाकी तुम खुद समझदार हो। लेकिन समय बीतता गया, वो जानवर कंफर्टेबल हो गए थे एंडरसन की प्रेजेंस से। कुछ तो दोस्त भी बन गए थे, इनके आसपास आ गए थे। जानवर भी बैठ चुके थे, एंडरसन भी जमीन पर बैठ गए थे। समय बीतता जा रहा था, पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। बीच बीच में जानवर अपनी पोजीशन चेंज करते थे तो आवाज होती थी। एक गाय तो एंडरसन की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। जब देखो तब अपना मुंह इनकी छाती पे मार रही थी, जमीन पर पैर भी मार रही थी। अब उन जानवरों के ऊपर जो कीड़े थे, उन्होंने एंडरसन को अपना निशाना बना लिया था कि ये नया जानवर आ गया है, इसके खून का स्वाद लेते हैं। अब एंडरसन जोर जोर से खुजा रहे थे, हालांकि इन्हें मालूम था कि अगर ऐसे खुजाते रहेंगे तो इनकी तकलीफ, इनकी इरिटेशन बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। अब ठंड बढ़ती जा रही थी। अब धीरे धीरे एंडरसन को वो गाय अच्छी लगने लगी थी जो इनकी दोस्त बनना चाह रही थी। अब ये उसकी गर्मा गर्म बॉडी के ऊपर टिक के आराम से लेटे हुए थे। लेकिन अभी भी कुछ जानवर ऐसे थे जो कभी इधर पैर मार रहे थे, कभी उधर मार रहे थे, आपस में स्ट्रगल कर रहे थे। समय धीरे धीरे सरक रहा था, तभी कीड़े काटते ही जा रहे थे। तभी रात के 1 बजे के करीब एक सांभर ने बोला पास की पहाड़ी से। यह फीमेल सांभर थी। इसने एक बार बोला और बार बार बोलती ही रही। अब कॉल करने में सांभर के साथ बार्किंग डियर भी आ गया था। वो नाले की तरफ से बोलता ही जा रहा था। अब सांभर ने बोलना बंद कर दिया था। काकड़ पहाड़ी की एक चोटी पर आ गया था, बीच बीच में बोल रहा था। कारण यह था कि जिस वजह से ये लोग बोल रहे थे, अब वो पहाड़ से उतरकर नीचे आ गया था। अब 20 मिनट के बाद स्पॉटेड डियर ने कॉल करनी शुरू कर दी थी। एक नहीं, पूरे झुंड ने। और ये कॉल नदी की तरफ से आ रही थी। अब एंडरसन समझ चुके थे कि कोई टाइगर है या फिर लेपर्ड है जो कि जंगल में निकला हुआ है। ये नॉर्मल जानवर है या फिर वो हत्यारा जिसका इंतजार कर रहे हैं कैनेथ एंडरसन। थोड़ी देर में मालूम चलने वाला था। एकदम घना अंधेरा था। अब इस पट्टी के जानवर परेशान होने लगे थे। जो लेटे हुए थे वो अपने पैरों पर खड़े होने लगे थे। एंडरसन इनकी दोस्त बन चुकी गाय के पास में ही थे। कुछ बैलों ने रंभाना शुरू कर दिया था और सबका मुंह उस तरफ मुड़ा हुआ था जो हल्की सी सड़क जाती थी गांव की तरफ। अब जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, आपस में एक दूसरे से सट के खड़े हो गए थे और जिस तरफ से उन्हें डर लग रहा था उसके उल्टी दिशा में खड़े हुए थे। अब कुछ कुत्ते भी भौंक रहे थे जो कि गांव की तरफ से भौंक रहे थे, और ये कुत्ता जो शेड के अंदर था भौंक भी रहा था, पूंछ भी हिला रहा था। और उन कुत्तों की आवाजों से लग रहा था कि जो भी जानवर है वो इस वक्त लेन से गुजर रहा है। अब एंडरसन पूरी तरह से अलर्ट थे, सावधान थे, लेकिन वो उन गाय और बैलों के सींगों से भी सावधान थे कि कहीं गलती से डर के मारे वो अपने सींग एंडरसन को ना मार दे।
एंडरसन एकदम किनारे की तरफ गए ये देखने के लिए कि शायद बाढ़ के बाहर इन्हें कुछ नजर आए, लेकिन वहां पे अगर कुछ था तो घुप अंधेरा। अब जानवरों की आवाज आ रही थी, उससे एंडरसन कोई आहट नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें स्क्रैच करने की आवाज आई। अब ये स्क्रैच करने की आवाज बढ़ती गई और एंडरसन को समझ में आया कि वो पैंथर किसी झोपड़ी के दरवाजे को स्क्रैच कर रहा है, यानी कि वो जाना चाहता है झोपड़ी के अंदर। अब सभी जानवरों को किनारे करते हुए एंडरसन उस बाड़ के नजदीक पहुंच गए, अपनी राइफल को बाहर निकाला। अंदाजा लगा रहे थे कि जब वो टॉर्च जलाएं तो उन्हें वो जानवर नजर आ जाए। अब जिस झोपड़ी को पैंथर खुरच रहा था उसके अंदर के लोग बेतहाशा चिल्ला रहे थे। अब एंडरसन को लगा शायद ये उस झोपड़ी में घुसने में कामयाब हो गया है। एंडरसन ने पूरी ताकत से बाड़ को हटाया। जिस बाड़ को इन्होंने पत्थरों से सुरक्षित बनाया था उसमें एक वाई शेप का लॉग हटा दिया। अब एंडरसन बाहर निकल के आ गए, अपनी टॉर्च को जलाया, सारी दिशाओं में देख लिया, कुछ भी नजर नहीं आया। अपनी पीठ को कांटों की बाढ़ से सटा के रखा हुआ था कि कहीं पीछे से अटैक ना हो जाए। टॉर्च को चारों तरफ घुमा रहे थे, लेकिन कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। चीखने चिल्लाने की आवाजें अभी भी आ रही थी। अब एंडरसन को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी झोपड़ी के अंदर पैंथर घुस गया हो, इसलिए लोग चिल्ला रहे हैं और उन लोगों को ये घायल कर रहा हो। ये ख्याल आते ही एंडरसन उस तरफ बढ़ने लगे। दूरी थी करीब 20 गज की। अब जब झोपड़ी के नजदीक पहुंचे, दरवाजा बंद था, लेकिन चिल्लाने की आवाजें अंदर से आ रही थी। एंडरसन ने आवाज लगाई, किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि वो खुद ही चिल्लाने में इतने बिजी थे। दोबारा आवाज लगाई, अब चिल्लाने की आवाजें रुक गई। एंडरसन ने कहा, दरवाजा खोलो। उन लोगों ने दरवाजा फिर भी नहीं खोला। जब एंडरसन ने दोबारा बोला कि दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो, तो उनमें से एक चिल्ला के बोला कि आप इंसान हो कि शैतान हो। एंडरसन ने कहा, अरे तुम दरवाजा तो खोलो, वो तेंदुआ जा चुका है। अंदर से आवाज आई, दरवाजा तो हम सुबह ही खोलेंगे। अब एंडरसन ने अपनी टॉर्च मार के देखा, दरवाजे पर ताजे ताजे निशान थे जब पैंथर ने दरवाजे को खुरचा था। अब एंडरसन उन जानवरों के शेड में फिर वापस आ गए। वाई शेप की लकड़ी जो इन्होंने हटाई थी, इसे वापस ठीक से लगा दिया और अपनी दोस्त गाय जिससे सट के पहले बैठे थे उससे सट के दोबारा बैठ गए। अब इन्होंने देखा कि जानवरों के पैरों से इनका थर्मस पूरे तरीके से कुचला जा चुका था। अब चाय पीना संभव नहीं था। मेरे बिस्किट भी खाए जा चुके थे और वो जो मेरी दोस्त थी गाय, वो आखिरी रैपर चबा रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। दोस्ती में तो सब कुछ जायज है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि मैंने अपना पाइप और तमाकू अपनी जेब में रखा था, तो बाकी की रात मैंने उस पाइप और तंबाकू के सहारे ही गुजारी। अब जब सुबह हुई तो मैं फॉरेस्ट बंगलो में आया। बहुत बुरी तरह से थका हुआ था और मेरे शरीर में बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी, क्योंकि पूरी रात मुझे कीड़ों ने काटा था और मुझे मालूम था इन जो कीड़ों ने मुझे काटा है ये अगले 10 दिन तक मुझे तकलीफ देने वाले हैं। इन्होंने नहाया, कपड़े चेंज किए, चाय पी, पैक्ड बैकॉन और ब्रेड खाए। उसके बाद इनके शरीर में कुछ जान आई। 7:30 बजे ये सो चुके थे। लंच करने के लिए दोबारा उठे, फिर सो गए। दोपहर के 3 बजे दोबारा उठे। अब प्लान बनाने लगे कि आज क्या करना है। अब आज रात को जानवरों के बीच में बैठना संभव नहीं था। इतने कीड़ों ने पहले ही काट लिया था कि अब नए कीड़ों से कटवाने की तो सोच भी नहीं सकते थे। और इस बात की भी संभावना थी कि इन्हें टिक फीवर हो जाता। हाँ, ये एडवांटेज था कि कुत्तों और जानवरों ने इन्हें अलर्ट जरूर कर दिया था। अब इनके दिमाग में आइडिया आया था कि जो डॉग शेड था उसकी छत एस्बेस्टस की बनी थी। अगर ये उसके ऊपर बैठ जाए तो कैमोफ्लॉज भी हो जाएगा, आराम भी रहेगा, और अगर पैंथर उस गली में आया तो इसे गोली भी मार देंगे। जानवर की अलार्म कॉल ये सुन पाएंगे क्योंकि जानवर इनके नीचे ही हैं, और जो कांटे बाड़ बना के लगाए गए हैं वो थोड़ा थोड़ा ऊपर निकले हैं, तो छत में प्रोटेक्शन भी है। अगर कहीं से भी वो लेपर्ड उस एस्बेस्टस की शीट पर चढ़ने की कोशिश करेगा, वाइब्रेशन होगा, आवाज होगी,
इन्हें मालूम चल जाएगा। तो इन्हें समझ में आ गया था कि जो आइडिया इन्होंने सोचा है वो आइडिया परफेक्ट है। तो अब एंडरसन ने अपनी नाइट किट तैयार करी, बिस्किट ली, टॉर्च ली और चाय जो कि बियर की खाली बोतल में भर दी। वो बोतल इन्होंने बंगले के वॉचमैन से उधार ली थी। जब इन्होंने गांव वालों को अपना प्लान बताया तो वो लोग और कांटे काट के ले आए, उस छत के चारों तरफ लगा दिए, कुछ फूस डाल दी शेड के ऊपर ताकि एंडरसन आराम से बैठ जाए। अब इस प्लान में जो डिसएडवांटेजेस थे वो शुरू में ही समझ में आ गए। अगर सड़क की तरफ निगाह रखनी है तो उन्हें लेट के रहना होगा, और जब लेट के रहना होगा तो इनके पैर ऊपर होंगे, सर की पोजीशन नीचे होगी, क्योंकि वो छत स्लोप में बनाई गई थी ताकि बारिश का पानी निकल जाए। दूसरी बात, ज्यादातर समय इन्हें अपने पेट के बल पर लेटना होगा। लेकिन कुछ फायदे भी थे। पीछे से हमला हो नहीं सकता था, इनको व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, और दूसरी बात, जानवर आहट करके इन्हें अलर्ट भी कर देते। सबसे बड़ी राहत की बात, आज टिक्स नहीं काट रहे थे। लेकिन आज की रात शांत रात थी। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि पैंथर गांव से 2-3 मील की दूरी तक आया होगा। सुबह हो गई, एंडरसन फिर गए, नहाया, पूरे दिन सोते रहे जैसे पिछले दिन सोए थे। लेकिन हर दिन ये अपनी उन बेट्स जिनको कि एंडरसन ने बांधा हुआ था चेक करने के लिए जाते थे, लेकिन वो सारी की सारी बेट जिंदा थी। अब आज की रात भी एंडरसन उसी छत पर बैठे थे। रात के 2 बज रहे थे, इन्हें नींद आ रही थी। अब इन्हें ऐसा लगा जैसे सपने में जानवर बड़े ही परेशान हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, जानवर भी आवाजें कर रहे हैं। अब एंडरसन ने आगे झांका, गली के दोनों तरफ देखने की कोशिश की। रोशनी बहुत ज्यादा थी नहीं, बस तारे टिमटिमा रहे थे। इतनी रोशनी थी कि ये कह सकते थे कि घुप अंधेरा नहीं था। अब एंडरसन ध्यान से आवाजें सुनने की कोशिश कर रहे थे, तभी इन्हें एक हिस्स की आवाज सुनाई दी, वैसी ही हिस्स की आवाज जैसे कि कोबरा करता है। फिर इन्होंने ध्यान दिया, आवाज दोबारा आई, और ये आवाज ठीक एंडरसन के नीचे से आ रही थी। अब एंडरसन ने सोचा कि यह आवाज कोई कोबरा कर रहा है या फिर लेपर्ड कर रहा है, क्योंकि लेपर्ड अपने ऊपरी होठों को सिकोड़ता है तो कुछ ऐसी ही आवाज आती। अब एंडरसन ने नीचे झांक के देखा, पहले तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन फिर देखा एक साया था जो कि हिल रहा था। अब जब ये ध्यान से देखते रहे, फिर हिस्स की आवाज सुनाई दी, और जो काला साया दिख रहा था, ये आवाज उसी से आ रही थी। जानवर बेचैन थे, कुत्ते परेशान थे। अब एंडरसन ने अपनी पोजीशन देखी, जहां पर वो थे वहां से नीचे राइफल कर नहीं सकते थे। ऐसा करने के लिए उन्हें 1 फुट आगे सरकना पड़ता, अपनी गर्दन बाहर को निकालनी पड़ती, तब उनके कंधे बाहर आते और राइफल नीचे को जाती। अब एंडरसन ऐसा करने लगे पूरी सावधानी के साथ, लेकिन कितनी भी सावधानी बरतते, थोड़े से कांटों ने आवाज कर दी। जिस भूसे के ऊपर ये लेटे थे उसने थोड़ी आवाज कर दी, बची खुची आवाज उस एस्बेस्टस की चादर ने यानी कि शीट ने कर दी। तब आई जबरदस्त ग्राउल की आवाज, यानी कि पैंथर को मालूम चल चुका था कि मैं यहां पर हूं। पूरी संभावना थी कि अगले ही कुछ सेकंडों में पैंथर उस एस्बेस्टस की छत के ऊपर होता। एंडरसन ने बाकी के 6 इंच झटके से कवर किए, अपनी टॉर्च राइफल को नीचे झुकाया, टॉर्च के बटन पर उंगली दबा दी। टॉर्च जल उठी, देखा 2 चमकती हुई आंखें थीं धब्बेदार बॉडी में, जो कि पोजीशन बना के बैठी थी उछलने के लिए। सिर्फ एक गोली चलाने की देर थी, क्योंकि रेंज थी पॉइंट ब्लैंक। ऐसा ही हुआ, गोली चली और उन चमकती हुई आंखों से जीवन की रोशनी खत्म हो गई। अब अगले दिन सुबह जब इन्होंने जांच की तो मालूम चला कि एक बूढ़ी फीमेल थी, इसके कैनाइन दांत ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, उसकी स्किन का कलर बहुत पुराना हो चुका था, डल हो चुका था, रोजेट भी काफी डल नजर आ रहे थे, नाखून भी घिसे हुए थे। इसके अलावा और कोई दूसरी चोट के निशान नहीं थे। तो यानी इसको किसी इंसान ने घायल नहीं किया था, इसके बुढ़ापे ने घायल किया था। भूख से मरने की बजाय इस पैंथर ने इंसानों पर हमला करना बेहतर समझा था। लेकिन उसे मरना तो था ही, लेकिन भूख से नहीं मरना था। तो क्या हुआ, इंसानों पर हमला किया था। इंसान
जो आजकल बंदूकों से लैस है, तरह तरह के हथियारों से लैस है, बहुत ज्यादा चालाक है, उसे मारोगे तो मरोगे ही। तो इस तरह से जीवन का अंत हो गया इस बूढ़ी पैंथर का और हमारी कहानी का, संगम पैंथर का। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई स्टोरी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।